प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज नवाज शरीफ साहब नून लीग के सदर मुंतखब हो गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद जब उनको उनकी सदारत से, पार्टी की सदारत से हटाया गया था, उससे पहले उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था, सजा दी गई थी और एक तवील अरसा गुजारने के बाद फिर वो आज लौट आए हैं और पार्टी के दोबारा सदर बन गए हैं। और आज उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि देखो, साकिब निसार का फैसला रद्दी में चला गया है और तुम लोग मुझे वापस लेकर आए हो। और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कि तुम तीसरी कुव्वत है जिसको आजमाया गया। साकिब निसार पर तनकीद की। कशकोल वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं था। यह दावा उन्होंने किया कि आज कौम को कशकोल उठाना पड़ा है, हमारे हाथ में कशकोल नहीं था। ये दावा कितना दुरुस्त है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की खुशहाली 4-5 लोगों ने छीन ली है और वो कहते हैं कि जी अगर मेरी हुकूमतों को बार बार ख़त्म ना किया जाता तो एशिया में हम नंबर 1 होते, क्योंकि हम उसी समत में जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब के जो दावे हैं और अपने जो सियासी हरीफ हैं इमरान खान साहब, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन पर बनाए गए केसेस तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मुझ पर बनाए गए केसेस बिल्कुल गलत थे। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करने के साथ साथ हम देखेंगे कि जो नैब का एक तरमीमी बिल हमारे सामने आया है, ऑर्डिनेंस इनफैक्ट, और इसके साथ साथ जो 2 मज़ीद ऑर्डिनेंसेस आए हैं जिसमें ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस लगाने की जो एक डिस्प्यूट था कि इलेक्शन कमीशन वो जजेस लाहौर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर नहीं लगा रहा था, उसका एक हल निकाला जा रहा है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी ट्राइब्यूनल्स में लगाया जा सकता है। ये कैसा फैसला है, ये कैसा ऑर्डिनेंस है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। कादिर मंदोखैल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के रहनुमा हैं। हम कोशिश करेंगे नून लीग का मौके पर प्रोग्राम में शामिल कर लें। लेकिन सबसे पहले जो नवाज शरीफ साहब ने आज PTI के हवाले से इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जब लंदन गए, एक प्लान बनाया गया तो उन्होंने ये बयान दिया कि ये तीसरी कुव्वत के तौर पर हम PTI को ला रहे हैं। तो वो उन्होंने चैलेंज किया कि आप बताएं कि आप तीसरी कुव्वत आप नहीं थे जिसको लाया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। तो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, जरा बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है। जैसा क्या तीसरी फोर्स आप नहीं थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। मियाँ साहब का बयान मैं सुन रहा था और बज़ायका खेज से कम मुझे लग नहीं रहा था। मियाँ साहब ने कहा कि जी सारी बातें छोड़ें, इमरान खान साहब मुझे एक सवाल बता दें। हाँ। मेरा मियाँ नवाज शरीफ से एक सवाल है, ये सारी बातें छोड़ें, एक सवाल का ये जवाब दे दें कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के बाद, PDM का मार्ज़ वजूद में आना, PDM की हुकूमत बनाना, ये जो अब हुकूमत बनी है ये उस PDM की हुकूमत का 2.0 होना, तो मियाँ साहब बताएं ये अब चौथी फोर्स है या 5वीं फोर्स है या इनको कोई नया नाम देना पड़ेगा? बात सर इतनी, लेकिन एक फर्क है ना, आपकी हुकूमत गई थी तहरीक अदम एतमाद से, उनकी हुकूमत गई थी, उनको निकाला गया था एक अदालती फैसले से जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो बिल्कुल मुनासिब सही फैसला नहीं था। जाने की तो बात ही नहीं हो रही, लाने की बात हो रही है। नहीं मतलब जाने के बाद ही आए कैसे वो उनकी हुकूमत फॉर्म 45 दबा के फॉर्म 47, आपकी हुकूमत गई है तो वो आए ना, यकीनन। लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से आज भी पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चुराया गया, 8 फरवरी को चुराया गया, 21 अप्रैल को चुराया गया, ज़िमनी सीटों पर चुराया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को, फॉर्म 45 पे जीते हुए उम्मीदवारों को घर बिठाया गया, फॉर्म 47 पेश करके इस इलिजिटमेट हुकूमत को, 16 सीटों वाली जमात को हुकूमत दी गई, तो ये कैसे हुकूमत में आए हैं? तो फिर ये भी जवाब देना कि ये अब ये मियाँ साहब के बयान में 2 बातें तो बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात, उन्होंने खुद अपने मुंह से तस्लीम कर लिया कि वो डिलीवर ना कर सकते हैं, ना माजी में किया ना अब किया। वो कह रहे हैं, जिनके भी नाम ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कि तीसरी कुव्वत आएगी और डिलीवर करेगी। इसका मतलब है कि जो 2 कुव्वतें पहले मौजूद थी वो तो डिलीवर करने के काबिल नहीं है। तो अभी भी आपको ये नजर आ रहा है कि वो 2 कुव्वतें जोड़ भी दी आपने, PDM भी बना दिया, आपस में आपने जो है भाई भाई भी हो गए। वही लोग जो कल तक कहते थे पेट चाक करके लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वही लोग जो कल तक कहते थे सड़कों पर घसीटेंगे, आज इकट्ठे भी हो गए, इकट्ठे हुकूमत भी बना ली और डिलीवरी फिर भी 0 है। तो फिर मियाँ साहब खुद बता दें, ये चौथी कुव्वत है, 5वीं कुव्वत है, 6ठी कुव्वत है, ये कौन सी कुव्वत है? चलें, ये तो वो बता सकते हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में
कशकोल नहीं था। ये आप आज मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं था कशकोल। जरा देखिए उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। हाथ में, हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो ये दावा कि अपने जोरे बाजू पर हमने किया, हमारे हाथ में कशकोल नहीं था। इस सिलसिले में मैं एक स्टोरी तो आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अपने 2013 से 17 के दौर के दरमियान, दौरे हुकूमत के दरमियान 35 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान की इसमें इजाफा किया। और ये जो लिस्ट आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि नवाज शरीफ अपनी हुकूमत में या वज़ीर आज़म होते हुए 3 मरतबा IMF के पास गए, IMF प्रोग्राम्स में गए। ये IMF की वेबसाइट पर मौजूद जो लिस्ट है वो भी आप जरा देख लीजिए। तो ये दावा कि हमारे हाथ में कशकोल नहीं था, एक तो ये फहरिस्त IMF की जो है वो इसको गलत साबित करती है। दूसरा ये भी रिकॉर्ड पर है कि 35 अरब डॉलर सिर्फ 13 और 17 के दरमियान नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा ज्यादा हुआ। और एक बयान आप शहबाज शरीफ का भी सुन लीजिए कशकोल ही के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, जरा ये भी सुने। हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ताली बजाने का मौका नहीं है, ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो मशहूर ज़माना बयान तो आपने शहबाज शरीफ साहब का सुना ही होगा, जिसमें वो कहते हैं कि हम जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम मांगने आए हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, हम मांगने नहीं आए। तो अब इस पर कादिर मंदोखेल साहब, ये कशकोल की कहानी क्या है? कहाँ से कशकोल चला, किसने उठाया, किसके पास पहुंचा, और अब कहाँ है, किसके पास है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जो आपने मियाँ साहब का सवाल जैन कुरैशी साहब से पूछा, उसने उल्टा सवाल कर दिए बजाय उसके जवाब देने का। नंबर 1 बात। और आपको याद होगा इमरान खान साहब का वो बयान कि अगर मैं IMF के पास जाऊं तो मैं खुदकशी करने को तरजीह दूंगा। तो खुदकशी क्या करनी थी उन्होंने, खुदकशी हराम है, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब ये मियाँ साहब या पीपल्स पार्टी के 10 साल अदवार में 10,000 अरब का जब ये लोन की बात कर रहे थे, खुद अपने 3 साल के टेनोर में 24,500 अरब लिया है। अगर आप पीपल्स पार्टी का नून लीग का दौर देख ले, मैं नून लीग का तर्जमा नहीं हूँ, इनकी जुमले की हिसाब से बता रहा हूँ कि जो काम किए है ये अपने 3 साल के 24,500 अरब में ये कट्टे अंडे और इनके अलावा, और ये जो वो बनाए थे, क्या कहते हैं, वो जो खाना खिलाते हैं वो वाला बनाए थे, उसके अलावा क्या विजन क्या था उनके पास, क्या वो था। ये तो एक अपनी जगह पे सवाल है। अब सवाल ये सिलसिला ये कि ये वो कहता है ना, शिकवा बराए शिकवा वो कौन सा जुमला है, ये तो इसी हिसाब से करे। तो अब ये चाह क्या रहा है? कभी ये मुजीब रहमान को अपने आप के साथ कंपेयर करते, कभी तोबनजुल्ला जो ना वो दुनिया की अजीम हस्ती से वो अपने आप को कंपेयर करने की और ये जुमले इस्तेमाल करते थे। तो ये शख्स आखिर चाह क्या रहा है? क्या उनको ये याद नहीं है? ये तो खुशनसीब है, ये और मियाँ साहब दोनों पार्टियां, इनके कायदीन जिंदा है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। जो लोगों ने इनको लाया है उन्हें नवाज शरीफ को डबो है, तो जो नवाज शरीफ को डबाया वो उनको लाया। तो ये तो सारे फरीक तो एक ही है। लेकिन आप हमारे को देख ले कि हमारे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को उस जज ने खुद अपनी किताब में लिखा, और वो जो जज बिका हुआ था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, जो ये कामरान मुर्जा साहब बैठे हुए हैं, 77 साल तारीख में मुझे एक मुकदमा बताओ जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चलाओ। तो उस गासिब जज ने चलाया था, और फिर आज 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके साथ नाजायज हो। ठीक है, फैसला तो आपने सुना दिया है। अली अमन गंडपुर के मुंह पे तमाचा तो मार दिए जो गलीज अल्फाज अदा करते थे हमारे शहीद कैद के हवाले से, लेकिन हमें क्या मिला? शहीद तो नहीं मिल सका पार्टी के। उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब को जिस तरह शहीद किया गया, सही है। और फिर चलें सर, गुफ्तगू कहीं और निकल गई, मैं वो सारी चीज है। तो सवाल ये गुफ्तगू आपको जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये रोए या मियाँ साहब की पार्टी रोए है, लेकिन ये तो सिर्फ 2-4 साल की अदवार की बात है। हमने तो अपने कायदीन खोया है ना, हमने तो 600 जाले खोए, हमने तो 80,000 कोड़े बर्दाश्त किए हैं। इन्हें क्या किए? अभी तक तो रोना धोना ही नहीं बन रही है। चलें सर, लेकिन अभी तो कशकोल की बात हो रही थी, ये जानना। और कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा कामरान साहब, सर ये जो साकिब निसार के हवाले से बयान आज भी दिया गया, उन्होंने कहा कि साकिब निसार के फैसले को अवाम ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जरा सुन भी लीजिए, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं।
पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। मैं आज पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या भी ये कोई बात थी? आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वजीर आजम हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें। क्या जजेस का ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी वज़ीर-ए-आज़म के का फैसला, चाहे हम इस बहस में नहीं जाते कि वो फैसला सही हुआ है नवाज शरीफ का या गलत है, ये चले एक अलग बहस है, लेकिन क्या जजेस का किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी अमल है? नहीं, उसमें गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं कह सकते। जैसे अब अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको कंटेम्प्ट में टेरराइजिंग ऑफ द कोर्ट करके और उसके बाद 5 साल तक वो आउट हो गए सारे सिनेरियो से, तो वो आप उसको दस्तूरी या कानूनी तो कह सकते हैं, मगर उनके फैसले बहरहाल वो दुरुस्त नहीं थे। फैसला मियां नवाज शरीफ वाला भी दुरुस्त नहीं था, फैसला शायद वो भी यूसुफ रजा गिलानी वाला भी दुरुस्त नहीं था। ये दोनों चीजें जो है ना वो गलत हुई थी, और वो उनके जो कुछ किया गया था डायरेक्ट जो है उन्होंने ज्यूम कर ली थी जुरिडिक्शन, और वो फिर उसमें से ढूंढ कुछ और रहे थे, निकाला कुछ और उन्होंने, और उस पर जो है ना उन्होंने जो है नाअहल कर दिया। तो ये गलत किया। जो कुछ भी हुआ ये तारीख का एक बदतरीन हिस्सा है। उसको उस वक्त भी हमने अपोज किया था कि गलत हुआ है, आज भी कहते हैं कि गलत हुआ है। जो चीजें गलत थी वो गलत है। इसके अलावा बहुत कुछ मतलब और भी कहा जा सकता है, मगर बहरहाल वो फैसले ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो इसमें आप ज़ैन कुरैशी साहब, एक तो ये मुझे बता दीजिए, पहले मैं आप क्या कादिर मंतूखेल साहब की बात का जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं अगला सवाल करूं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आप गए, आपने कशकोल उठाया। फिर वो बता रहे हैं, फिगर दे रहे हैं कि आपने कितना कर्जा लिया अपने दौरे हुकूमत में। असल भाई मैं इसमें 2 बातें करता हूँ। पहली बात तो कादिर भाई बड़े भाई हैं। जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का सवाल है या मोहतरमा मेरी भुट्टो की शहादत का सवाल है, उन्होंने यकीनन अपनी जान का नजराना पेश किया इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और उनकी कुर्बानी को कोई कम नहीं कर सकता, मैं कम से कम नहीं करूँगा। लेकिन बसद एहतराम कादिर मंतूखेल साहब जब PDM का हिस्सा बन जाते हैं, जब इस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, जब इनके साथ आके खड़े हो जाते हैं, देखिए पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को जहाँ सूट करता है वह हुकूमत का हिस्सा बन जाती है, सदर भी उनका, गवर्नर भी उनके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी उनके पास, और जहां उनको नहीं सूट करता वो कहते हैं जो लोग इनको लाए थे। तो भाईजान अर्ज ये है, इनको नहीं हमको कहा करें, क्योंकि आप भी उन्हीं के साथ ही आए हुए हैं, उन्हीं फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। ज्यादा दूर ना जाए, अगर मुल्तान की आप सीटें देख लें तो जिस तरीके से गिलानी खानदान को पैकेज डील मिली है, सारे पाकिस्तान को पता है कैसे वो जीते। और दूसरा वाला इलेक्शन तो वैसे जेन्युइन दूसरी बात ना, अभी जो बाय इलेक्शन हुआ है तैमूर, खुदा का नाम माने कैसे जेन्युइन, 33,000 वोटों से हारे हैं। 32% टर्नआउट है उस हल्के का, और जिन यूनियन काउंसिलों से और जिन पोलिंग स्टेशनों से कासिम गिलानी साहब जीते हैं वहां पे 70% कास्टिंग हुई हुई है, सीधी बैलेट स्टफिंग हुई हुई है उसके अंदर। वो तो किसी दिन आप प्रोग्राम करेंगे, आपको शवाहिद के साथ बताऊंगा कि कैसे वहां पे बैलेट स्टफिंग की गई है। बात आ जाए कशकोल की कि मियां नवाज शरीफ फिर वही हरकत कर रही है। मतलब मेरा मकसद, बहुत बड़े लीडर है, मेरा मकसद नहीं है मजाक उड़ाना या तमस्खरा करना, लेकिन वो मजाहिया बात करें, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ कोल नहीं था। आपने खुद बता दिया कि $35 अरब सिर्फ उनकी एक दौरे हुकूमत में उन्होंने लिया हुआ है। पाकिस्तान 24वां IMF प्रोग्राम साइन करने जा रहा है। उस 24 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम IMF का तहरीक इंसाफ की जिम्मे आ गया, जिसको ये कहते हैं कि खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी इनको। लेकिन जो 22 प्रोग्राम पहले हैं वो या नून लीग की हुकूमत के या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, इनके लिए भी प्रोग्राम्स हैं, ये MIF में गए हुए हैं, इनके हाथों में हमेशा कुछ कोल रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ किस मुंह से कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कभी कुछ कोल नहीं था? इस मुल्क में 40 साल इक़्तिदार आपने किया, 4थी दफा वज़ीर आज़म मुल्क के आप बने हैं। भाई आपका जो है 3 दफा वज़ीर आला रह चुका है। पंजाब में पिछले 35 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आज भी आप बात कर रहे हैं कि कर्जे कैसे चढ़ गए। आपके कर्जे की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स जो है ना वो कैपेसिटी पेमेंट है। कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों है? IPP कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। IPP कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किए? वो तो आज भी कह रहे थे, वो तो आज भी कह रहे हैं हमने लोड शेडिंग खत्म की है, अंधेरे खत्म किए इस मुल्क से। कहां खत्म की है? मतलब है सस्ती महंगी बिजली बना के सस्ती बेच के मुल्क के ऊपर कर्जा लगा के कैपेसिटी पेमेंट्स डाल के, तो आप किस मुंह से कह सकते हो कि हमारे हाथ में कभी कुछ कोल नहीं था? आप ब्रेक डाउन करें ना इसका कि किस हुकूमत ने या किस पार्टी ने कितने कर्जे लिए। सबसे ज्यादा कर्जे मुस्लिम लीग नून ने लिए हुए। तो अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी अगर मेरी हुकूमत ना गिराई गई होती एशिया में नंबर 1 में होता। नहीं होते सर, एशिया को छोड़े, आप सब कॉन्टिनेंट में भी नंबर 1 नहीं, आप नंबर 1 है नीचे से।
बदकिस्मती हमारी ये है कि आज बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, आज इंडिया आज निकल गया ना, वो तो अपनी बात करें 90s में 91 में जब उनकी हुकूमत आई थी, लेके अब तक सबसे ज्यादा हुकूमत किसने की है? आज भी आप देख लेना 1990 की दिहाई से लेके 2024 लेकिन देखिए ना, आपने साजिशें करके उनकी हुकूमत भी तो खत्म की ना। वो ये मैं आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। सुनवाएं, बट मियां साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है? उन्होंने कहा है कि जी हमारी हुकूमत का तख्ता आपने उल्टवाया। जरा सुनवाइए जी क्या कहा है नवाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। मैं आज पूछता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या भी ये कोई बात थी? आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वज़ीर आज़म हैं, आप घर जाएं। मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। यहां तक उनके हौसले बुलंद हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है। अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। आप तो उन लोगों की पैदावार है और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं जनाब। आपने आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आपने तख्ता उल्टवाया इन लोगों के साथ मिलकर? और किसकी वहां पर आप ये बातें कर रहे थे कि गले में रस्सा डाल के निकालेंगे और ये करेंगे? असल में मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ, मियां साहब की इस गुफ्तगू का ना मुझे सिर समझ आया ना पैर समझ आया। क्यों? आप किसको बुला रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही। आज आपको पार्टी का सदर बनाया गया था, आज आप अपनी पार्टी की बात करते, आज आप अपनी पार्टी का मंशूर की बात करते। आज वफाक में वजीर आजम आपका भाई बैठा है, आज सूबे में वजीर आला आपकी बेटी बैठी है। आप मुल्क के लिए विजन देते, लेकिन आपकी पूरी तकरीर आज भी जो है इमरान खान आपके जहन से नहीं निकल रहा। आज भी आपके सिर पे इमरान खान का भूत सवार है। आज तो आप जो इतने बड़े लीडर बनते हैं, इतने बड़े अपने आपको स्टेट्समैन समझते हैं, आज आपको पॉलिसी की बात करनी चाहिए थी। आज आपको बताना चाहिए था कि क्योंकि मेरा भाई वज़ीर आज़म और मेरी बेटी वज़ीर आला है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में और वफाक में मेरी हुकूमत है, तो मैं पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर करूंगा। लेकिन फिर भी आप वही नेगेटिविटी, वही इमरान खान आपके सिर पर सवार, इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहे हैं। तो इससे बाहर निकले, इमरान खान के बुखार से बाहर निकले और मुल्क और कौम के लिए कुछ करें। ये और बात है कि मैंडेट चुरा के आपको हुकूमत मिली है, लेकिन अगर हुकूमत आपको मिली गई है तो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कोई काम ही कर ले। जी मंदोखैल साहब, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए आप ज़ाहिर इत्तेहादी हैं हुकूमत के। आज वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पूरी अपनी गुफ्तगू का उनका जो मरकज़ महवर था वो बानी तहरीक इंसाफ थे। हालांकि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर वो कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इमरान खान उनके लिए बहुत बड़ा सियासी तौर पर चैलेंज है। आप इत्तेहादी हैं, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को कि परफॉर्मेंस हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्या सूरत हाल है? जी, इस सवाल का इससे पहले मैं एक जुमला कहूंगा मोहतरम ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में। कामरान मुर्जा साहब सीनियर वकील, एक रिपोर्टेड केस है कि जिस सवाल का जवाब न दिया जाए तो समझ लो कि वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। जितने सवाल आपने उनसे किए, किसी के जवाब नहीं दिए तो एक्सेप्टेबल है, वो भी तो है। मतलब हम लाए तो वो भी लायक है, ठीक है, उसको भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आज के मौके पे इमरान खान का या किसी और का जिक्र किए बगैर जो है ना, उसको अपनी परफॉर्मेंस ठीक है पुराना 2017 का गिनवाते, मगर साथ में दोनों अदवार जो छोटे भाई है, पिछले में हम साथ काबिने में इस मरतबा हम नहीं है, सपोर्टर है, तो उसको भी होना चाहिए। चलो मैं नहीं कहूँगा कि वो ये कहे कि हमने दूध की नहरें बात की है, मगर कम से कम अपनी भाई और बेटी का हाथ बढ़ाते हुए वो कोई तजवीज़ दे देते, कोई विजन दे देते, कोई आगे का लाइमल बता देते तो वो ज़्यादा बेहतर था इस लिहाज से कि इससे पहले कि वो अपने टुकड़े सुनाते। या यकीनन उनके साथ ज्यादती भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इनके अगर लोग बैठे तो मैं हर चैनल पे ये सवाल करता हूँ कि जहाँ 6 जजेस के खत आया कि हम पर प्रेशर था, तो खुद मुस्लिम लीग नून को उस 6 जजेस वाली केस में पार्टी बनना चाहिए। कामरान मुर्जा साहब एग्री करेंगे मेरे साथ इस वजह से कि जब जस्टिस जवाद उल हसन जो है ना वो रिजाइन कर लिया है, जो कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाला था, तो इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के वो क्यों भागा?
कुछ तो दाल में काला है, और फिर इनको प्रैक्टिकली उस केस में पार्टी बनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, वो उन्हें नहीं लिया है। और तो मैं ये समझ रहा हूँ आपका सवाल दुरुस्त है कि उनको अपना विजन देना चाहिए, आगे के मुस्तकबिल का अमल देना चाहिए। इनको मुबारक हो मेरी तरफ से, मुस्लिम लीग का दोबारा सदर बन गए, मगर आगे क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, वो बताना मेरे ख्याल में जरूरी था आज के मौके पे। ठीक है, चलिए जी, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन जो ऑर्डिनेंस आए हैं ज़रा उस पर भी बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम सदर भी हैं, उन्हीं की तरफ से ये जारी हुए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से। तो ये क्या पीपल्स पार्टी इसको कैसे डिफेंड कर सकती है? नैब के हवाले से जो तरामी हुई है, खुद ख्वाजा साद रफीक साहब उस पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। दो ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे थे। एक तो नैब रिमांड की मुद्दत जो है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दी गई है, और बदनीयती पर मबनी केस बनाने वाला जो नैब का अफसर है उसकी सजा की मुद्दत 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस भी तैनात हो सकेंगे। ये ऑर्डिनेंस आए हैं, 2 यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जारी किए हैं। अब इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी राय जानने से पहले मैं सिर्फ ख्वाजा साद रफीक साहब की ट्वीट रख दूं सबके सामने। वो कहते हैं कि नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। मुख्तलिफ फौजी, सिविल और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। इस ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक अमल है, वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। कामरान साहब, ये वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले तो ये बता दीजिए, नैब रिमांड की मुद्दत 14 से बढ़ाकर 40 दिन करना और फिर ऑर्डिनेंस के जरिए से करना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले अपना इसमें 2 बातें गलत हो गई। एक तो ये कि चंद दिन पहले भी जो है ना वो असेंबलियों के इजलास हो रहे थे, और चंद दिन के बाद भी जो है इमीडिएटली चंद दिन के बाद भी असेंबलियों के इजलास होने हैं। तो ये दरमियान में जो है ना वो जो वक्फा सा आया, और उस वक्फे में इस तरह की ऑर्डिनेंसेस जो है ना वो दे करना जो है ये ज्यादती है। एक तो ये हो गया जी। दूसरा ये बात भी दुरुस्त है कि ये एक ऐसा कानून है कि जो कि आमिर का बनाया हुआ था, जिसके ये खुद भी शिकार रहे हैं, और फिर जब इनका अपना मकसद था उस वक्त इसको रिड्यूस किया था। उसमें इस पीरियड को, रिमांड के पीरियड को भी रिड्यूस कर दिया, बहुत सारी सहूलतें भी इसमें क्रिएट कर दी, और उसको बाद उसको वो एक्ट के जरिए हो गया, और फिर एक्ट के जरिए करने के बाद आज उसको जो ना आप ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी एक तरफ बिल ऑफ दी पार्लियामेंट थी, और दूसरी तरफ जो ना ये एक शख्स की जो ना मंशा है, और सिर्फ उसमें ये कि जी चूंकि असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, तो इसलिए तो मेरा ख्याल है कि उस एक्ट ऑफ दी पार्लियामेंट को जो ना उसकी एक तौहीन की गई है कायम मकाम सदर की तरफ से। ये बहुत ज्यादती वाली बात है। और फिर इसमें लग ये रहा है बज़ाहिर कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। इसमें जो आज की हुकूमत के मुखालिफिन है उनको निशाना बनाने के लिए जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये फिर इसकी तीसरी गलती होगी। और ये जो पुराना रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये है कि आप जब कोई ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं जो कि डिस्प्यूटेड होती है, तो फिर वो करने वाले जो ना सबसे ज्यादा उसको भुगतते हैं। तो कल ये खुद भुगतेंगे जो इसको करने जा रहे हैं या जिन्होंने कर दिया है। तो ये गलत हो गया। दूसरा, वो इलेक्शन लॉज के हवाले से जो अमेंडमेंट की गई है, उसमें पहला एतराज तो ये बरकरार रहेगा कि नेशनल असेंबली का इजलास भी अभी चंद दिन पहले खत्म हुआ है, सेनेट का इजलास भी चंद दिन पहले, और फिर अगेन चंद दिन बाद आने वाला है। तो इसमें कौन सी ऐसी अर्जेंसी आ गई थी? तो ये पहली बात तो ये कि पंजाब में जो है वो ट्रिब्यूनल के लिए जजेस ना देना मुझे बड़ा अजीब सा लगा इसमें। सर में अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा इस वाले पे पहले बात कर लूं, बाकियों से फिर मैं ये ऑर्डिनेंस, दूसरा जो ऑर्डिनेंस है पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला, रिटायर्ड जजेस भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, उस पर भी मैं बात करता हूँ। कादिर मंदोखल साहब, ये फरमाइए कि ये जरूरत क्यों पेश आई कि नायब अफसर जो है अगर कोई बदनीयती पर मबनी केस बनाता है तो उसको 5 साल की बजाय सजा कम करके 2 साल कर दी जाए? यानी क्या बदनीयती पर मबनी केस बनाना जो है कोई, मतलब इसको सपोर्ट करना, क्या मकसद हो सकता है इसका? और दूसरा, ये नायब रिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाना, और फिर ये सारा कुछ ऑर्डिनेंस के जरिए से करना, जबकि असेंबलियों के इजलास अभी चल रहे थे और आइंदा दिनों में भी होने वाले हैं। ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए हैं?
अच्छा, पहली बात तो ये कि ये दोनों पैनलिस्ट जो है ना वो मेंबर पार्लियामेंट है और इनको अच्छी तरह पता है कि सदर या कायम मकाम सदर जब कोऑर्डिनेंस लाते हैं तो उसको वही नहीं आती है, वहाँ से वजारत कानून से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाकायदा रिकमेंडेशन जाती है, उस बेस पे ऑर्डिनेंस जारी होती है। ठीक है, अच्छा ये और वो चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है सर, वो चाहे तो इनकार कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैं उस कानून साजी का हिस्सा था जहाँ ये तरामीम की गई है नए ऑर्डिनेंस में, और उस वक्त भी मुख्तलिफ चैनल पे हम उसको गलत कहते थे कि जहाँ अंग्रेज का कानून मौजूद है उस जमाने का PPC का, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिमांड चाहे 200-400 कतल भी किसी ने ना किए होंगे तो 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं होती, तो 3 महीने नहीं करता। उस वक्त भी हम ये कहते थे कि हमारा डॉक्टर आसिम भुगत चुका है, खुर्शीद शाह साहब भुगत चुके हैं, हमारे लोगों ने भुगत चुका है, मगर PTI उस वक्त भी मुखालफत करती थी और बल्कि रिटन पे इस वक्त भी इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में जहां वो अपीलें चल रही है वहां बाकायदा पाकिस्तान की तारीख में पहला सजा याफ्ता शख्स है जो बजाय वकील के जरिए खुद डायरेक्ट वहां पे वीडियो लिंक के जरिए उसमें दलाइल देंगे या जो भी बात करनी है उसने। तो सवाल ये कि या तो PTI अपने वो दरखास्त वापस ले खान साहब की और ये कह दे कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुई है तरामीम वो 14 दिन वाला ठीक है, मतलब 14 दिन वाले पे भी एतराज और यहाँ 40 दिन वाले पे भी एतराज, 90 दिन वाले पे भी एतराज, तो अब मुझे बताओ तो बंदा करे क्या? सर ये चले ये एतराज का होना या ना होना ये तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, लेकिन आपकी राय वैसे क्या है कि इस तरह का यानी नैब के अंदर तरमीम लाना ऑर्डिनेंस के जरिए से दुरुस्त अमल है, आप सपोर्ट करते हैं इसको? उसकी देखो इसकी वजह मैं आपको बताऊं, आपको एक तो ये होता है ना कि असेंबली का इजलास अभी नहीं चल रहा है जी, होगा अभी 5 तारीख से इजलास होगा, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी होता है उस वक्त जब असेंबली का इजलास नहीं होता है। ठीक। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि PTI के दौर में रातों रात कितनी दर्जन ऑर्डिनेंस जारी होते थे और वो भी सबके सामने। वो तो चले गलत हो गया ना, उस गलत का जवाब दूसरे गलत से तो नहीं। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी मैं यही राय ले लेता हूँ। एक जवाब सर मैं वापस आ जाता हूँ, एक जुमला ले ले ज़ैन कुरैशी साहब से जी, ज़ैन कुरैशी साहब से, ये इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट बेंच में जो इस वक्त खत के जरिए वो अपील में ये मौजूद है, ये वापस ले, मैं पुरजोर एहतजाज करूंगा, मुतालबा करूंगा अपनी हुकूमत से कि ये जो ना वो वापस ले। चलिए सही है, मशरूत कर दिया आपने। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये तरमीम लाना नैब में नैब और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए से लाना, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? अभी कुछ दिन पहले असेंबली का इजलास चल रहा था, आने वाले दिनों में भी है, ये क्यों जरूरत महसूस की गई कि इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए? देखिए, जो टाइमिंग होती है ना किसी भी बात की, ऑर्डिनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। असल इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका सवाल अभी आप मंदोखेल साहब से पूछ रहे थे कि क्या ये अमल जो है ये दुरुस्त है या नहीं है। असेंबली का इजलास चूंकि इस वक्त नहीं हो रहा और कोई भी ऑर्डिनेंस उसी वक्त ही लाया जाता है कि जब इजलास जो है वो असेंबली का अगला इजलास, अब असेंबली का ज़ाहिर बजट सेशन होगा, वो किस वक्त होता है, और अगर गवर्नमेंट महसूस करती है कि उससे पहले कुछ कानून साजी की जरूरत है तो उसका वाहिद तरीका जो है वो ऑर्डिनेंस है। बाकी इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि नैब का रिमांड इससे पहले 90 दिन का था, फिर उसके बाद 14 दिन किया गया, अब फिर 40 दिन कर दिया गया है। इस पे मुतजाद राय पार्टी के अंदर भी मौजूद है। आज मैं ख्वाजा साद रफीक साहब की एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। जी अभी हमने दिखाई भी वो जी सीनियर रहनुमा है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो मुस्लिम लीग नून जो है, जो इस वक्त मरकज में और पंजाब में हुकूमत में है, वो एक मुतहर्रिक और फाल जमात है और उसमें आपस में हम जमहूरी अंदाज से पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय भी रखते हैं और अपनी अपनी ओपिनियन भी देते हैं। इसके ऊपर बात हो रही है, देखें। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब वैसे आपकी जाती राय क्या है कि ये 14 दिन के जिस्मानी रिमांड को 40 रोज में करना, अभी कामरान मुर्जा साहब कहते हैं ये पर्सन स्पेसिफिक लगता है, ऐसा लगता है कि इसे अपने सियासी मुखालिफिन के लिए लाया गया है, और 90 दिन वाला भी आप जानते हैं कि वो भी सियासतदानों को जरा कैफरे किरदार तक पहुंचाने या गर्दन से पकड़ने के लिए ही 90 दिन का था, जिसको फिर 14 दिन किया गया। तो आप इसको जस्टिफाइड समझते हैं 40 दिन? ये बात तो तयशुदा है कि नैब को जो बनाया गया वो उसके पीछे एक ही मकसद था, और वो था कि सियासी लोगों को नैब कानून के जरिए उन्हें टॉर्चर करना, उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करनी। जब जनरल मुशर्रफ ने नैब का इदारा बनाया और वर्दी में एक जनरल जो है वो इसके हेड बने,
और उसे फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये नैब का मेन मकसद था। और ये पीटीआई के दौर में तो मैं समझता हूँ कि ये उरूज पे था कि कहने को तो नैब इंडिपेंडेंट था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर जो है उस वक्त के इमरान खान, जब वो किसी भी एक शख्स का नाम लेते थे कि इसको नहीं छोड़ूंगा, अगले दिन नैब उसे गिरफ्तार कर लेती थी। और बिल्कुल ये इस कानून को हम समझते हैं कि ये ड्रैकोनियन कानून है और ये बीच में कई दफ़ा ये ला बदला भी गया। लेकिन आज जो हम बात करते हैं कि अपोजिशन की जमातों को भी बैठ के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं इंक्लूडिंग नैब जिसमें बात करने की जरूरत है और इस तरह का इदारे को ख़त्म होना चाहिए ताकि किसी भी दौर में ये तलवार जो है ये सियासतदानों के ऊपर ना लटकी रहे। इसका कोई मकसद, इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका मकसद सिर्फ सियासतदानों को खराब करना है, उन्हें प्रेशर। तो आप इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे? इसके साथ साथ नहीं, मैं तो ओवरऑल नैब की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनेंस पे आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स की मौजूदा लॉट है इसने बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए हैं। मैं अब अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 2, 4, 5, 6 साल की बात कर रहा हूँ कि जब से ब्यूरोक्रेट्स को भी नैब ने झंझोड़ा है तो अब उन्होंने बिल्कुल यही तहैया किया हुआ है कि हमने काम ही नहीं करना। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो दूसरा ऑर्डिनेंस है कि और हम ये डिबेट देख रहे थे, एक बहस या एक कॉन्फ्लिक्ट था कि ट्राइब्यूनल्स के लिए लाहौर हाई कोर्ट से नाम आए, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई नहीं कर रहा था और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमसे कंसल्टेशन जरूरी है। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया कि रिटायर्ड जजेस इसमें लगाए जा सकते हैं, इस पर अब आपकी राय क्या है? ये दुरुस्त है ये फैसला? अरे वो आपकी वो बहस चल रही थी कि वो 5 साल से 2 साल क्यों कर रहे हैं, तो वो उसकी मैं वजह बता देता हूँ। 5 साल जो ना उसमें अवेलेबल नहीं है ऑफेंस और ये 2 साल में अवेलेबल हो जाता है, तो ये उनके लिए सहूलत, जो गलत केस वो करेंगे उनके लिए सहूलत क्रिएट की जा रही है। वजह अब आ गई समझ इसकी? जी हाँ, इंसेंटिफाई कर रहे हैं बिल्कुल। ये तो ये नहीं मतलब वो पहले तो वो कहेगा कि फर्ज करिए कि अगर इस बात पे कुछ सजा हो गई तो हम तो फिर अंदर पड़े रहेंगे, बेल नहीं होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो आप उसको अवेलेबल कर दिया ऑफेंस को। ये अफसर को करेज दे रहे हैं बेसिकली कि आप जो है ना वो घबराएं मत, इंकरेज कर रहा है। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस है ये पहले भी इसमें जो ना ये अपना जब रोका था तो उस वक्त भी जो है ये एक तजर्बा हुआ था जिसमें उन्होंने रिटायर्ड जजेस लगाए थे और वो तजर्बा इतना नाकाम था क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं और वो सेशन जज के दर्जे के लोग थे आमतौर पे, तो उसका नतीजा ये निकला कि फिर जिस तरह से मर्जी अपने फैसले करवाए गए और जो अपराधी आई गई, तो अब मेरा ख्याल है उसी तजर्बे से मुतासिर होकर ये दूसरा तरीका भी इख्तियार किया गया है ताकि वो धांधली का जो चोर मच रहा है वो उसको कह दिया जाए। एक तो वैसे ही बड़ा टेक्निकल है, क्रिमिनल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है इसके लिए, इसको साबित करने के लिए। एक तो वैसे साबित करना मुश्किल, फिर ये इसलिए ड्राफ्ट नहीं हुआ, ये स्कीम नहीं है कि जहाँ पे मैंडेट जो है वो कोई और अदालत चोरी करता है उसके अगेंस्ट नहीं बना हुआ, मैं और आप इनके दरमियान ये फैसला कर सकता है। तीसरा जो है ना ये जानबूझ के जो है ना वो उसका इसके लिए रिटायर्ड जजेस दे दिए गए ताकि उनको कंट्रोल करना निस्बतन आसान हो जाता है। तो निस्बतन जब आसान होगा सही है। कादिर बंदोखाल साहब, ये जो अभी जैन कुरैशी साहब ने आर्गूमेंट दिया वो कहते हैं कि जी ये यूसुफ रजा गिलानी को तो बिल्कुल नहीं ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए था क्योंकि वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि वो खुद उनका ट्राइब्यूनल में केस लगा हुआ है, जिस तरह से वो जीते हैं, उनके मुखालिफ उम्मीदवार के हजारों मुस्तरद वोट हैं उसकी बुनियाद पर ये उनका मौक़िफ़ है। तो ये क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब को ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये कि वो आईनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो उनके पास इख्तियार है। अब जैन कुरैशी साहब या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, मैंने आसान हल आपको बता दिया है कि आज भी इमरान खान साहब का खत उसी अपील में पड़ा हुआ है, बल्कि आर्गूमेंट के लिए वीडियो लिंक पे है, वहां पे वो वापस ले और तायद कर दे कि जो अमेंडमेंट हुई वो ठीक हुई है, चाहे 5 साल की हो चाहे 14 दिन को, तो मसला हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास अंग्रेज का जो कानून है वो अगर कोई पुलिस ऑफिसर कामरान मुर्तज़ा से जो है सेक्शन 250 सीआरपीसी कोई पुलिस अफसर गलत मुकदमा दर्ज करे तो उल्टा आप उसके खिलाफ कर दो जिसकी सजा सिर्फ 6 महीने है, तो अभी तो बड़ा आसान हल है। आप वो ऑर्डिनेंस जो है ना वो रहने दे, वो 5 साल हो जाएगा, 14 दिन रिमांड हो जाएगा, मसला हो जाएगा।
दूसरा जो ऑर्डिनेंस की आपने बात की, जो रिटायर्ड लोगों का, मैंने बिल जमा किया था कौमी असम्बली में, मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत करके रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ज़ैन कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिटायर्ड लोगों के ऊपर, चाहे वो जर्नल हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, वो दोबारा तैनात ना हो, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियों जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, ये बेचारे नौकरी कहाँ हासिल करेंगे कि ये जहाँ सारे रिटायर्ड लोग बैठे रहेंगे। तो आप बिल मूव करें। मैंने तो किया था, मुस्लिम लीग नून के दौर में रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे आपके सामने एक कोशिश। आप प्रिंसिपल ये समझते हैं कि रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड जजेस को इस ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे पिक एंड चूज होगा, अपनी मर्जी के लोग लगाए जाएंगे, मर्जी के फैसले आएंगे? देखिए, उसकी एक वजह ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा प्रेशर दिया हुआ है कि जल्दी जजेस लगा दे। शायद मुमकिन हो तो कि जजेस उनके पास कम हो तो रिटायर्ड से भी काम चलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा उन्होंने तो नाम दिए हुए हैं, वो नोटिफाई नहीं हो रहे। सर, अगर उनके पास कम होते तो लाहौर हाई कोर्ट बताता ना मेरे पास लोग नहीं है। उन्होंने तो नाम दिए हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे उसका नहीं पता। मेरे मौकफ तो वही है कि रिटायर्ड कोई भी आदमी हो, हमारे नौजवानों के हक नहीं मारने चाहिए। चाहे जो हाजिर जज हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे अफसरान हो, चाहे रिटायर्ड लोग आप जो लाएंगे तो उस बेचारों का हक मारा जाएगा। मैं तो मौकफ में रही। जी जैन साहब। सर जी, पहली बात तो जो कादर मंदोखिल साहब का मौकिफ है रिटायर्ड लोगों के ऊपर कि उनको उधों पे नहीं आना चाहिए, मैं ज़ाती हैसियत में बतौर मेंबर कौमी असम्बली के इनके बिल की तायद करूँगा। मैं इनकी बात से 101% एग्री करता हूँ। जहाँ मुल्क में इतने लोग मौजूद हैं, जहाँ लोगों को और रहे, ना किसी को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, ना किसी रिटायर्ड बंदे को आके लगना चाहिए, इस बात पर मैं इनसे एग्री करता हूँ। अब आ जाते हैं रिटायर्ड जजेस के मामले के ऊपर। तो सेनेटर कामरान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको बात बता दी कि फॉर्म 45 वालों को घर रखा गया, फॉर्म 47 वालों को हुकूमत में लाया गया। अब जो हाजिर सर्विस जज है वो इनको हाथ पकड़ा रहे नहीं है, तो ये 47 वाले जज लाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का जज लाएंगे। सेनेटर साहब ने आपको बताया कि जब आप रिटायर्ड जज लाते हैं तो वो ज़्यादा आपकी बात में आ जाता है, ज़्यादा आपकी मर्जी के फैसले दे देता है। यहाँ पे फैसले अपनी मर्जी से कराना चाह रहे हैं। प्रोगेटिव चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का है, उन्होंने जजों की लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के तहत आपको जज तैनात करने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बात करती है अपने मैंडेट के चुराने की, तो हुकूमत का सबसे पहला लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये होता है कि इनके पास फोरम्स मौजूद हैं, इनके पास अदालत मौजूद है, इनके पास इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इनके पास ट्राइब्यूनल्स मौजूद है। तो आज उन ट्राइब्यूनल्स को आप फाल बनाए ना, ताकि उन ट्राइब्यूनल्स में फैसले हों। आप जो ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं, उन ऑर्डिनेंस से आपकी हुकूमत की नीयत नजर आ रही है कि इनकी नीयत नहीं है ट्राइब्यूनल में फैसला कराने की, इनकी नीयत नहीं है हकीकत बयान करने की, क्योंकि इनको भी पता है ये हुकूमत जो है इलेजिटिमेट है। इनको भी पता है कि 16 सीटों वाली जमात को आज आपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया है, उनके हाथ में भागदौड़ मुल्क की दी हुई है। तो रिटायर्ड जजेस को लगाने का सर कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता। ठीक, ये इसकी मोटी सी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन कुरैशी साहब, कादिर मंदोखिल साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।